नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है गुप्त युग में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था। तो गुप्त युग में जो है पैठन की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारणों को देखा जाए तो ये व्यापारिक मंदी के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल देखा जाए, कहता है चंदेल वंश का स्थापना तो ये किया था नन्नुक ने, और इसने अपनी राजधानी खजुराहो में स्थापित किया। अगला सवाल कहता है राजा हर्षवर्धन निम्न में से किस राजा से पराजित हुआ। तो राजा हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक था दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि नर्मदा नदी के तट पे हराया था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र अर्थात सोमपुर महाविहार की स्थापना की। बात करें सोमपुर महाविहार, तो सोमपुर महाविहार और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को दिया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था। तो आपको पता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष रूप से संरक्षण देने का काम किया। अगला सवाल है, कहता है भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस शासन आरंभ किया, यानी कि किस शासक ने ऐसा आरंभ किया था। तो ये प्रसिद्ध शासक जो था ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस शासक ने चहलगामी प्रथा अर्थात तुर्कान ए चहलगामी अर्थात 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था। तो यह था इल्तुतमिश, और इसका विनाश करने वाले बलबन थे। अगला सवाल देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी की विजय में मुख्य योगदान। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है विजय का सबसे प्रमुख योगदानों की बात की जाए तो यह है मलिक काफूर। अगले सवालों को देखा जाए, अकबर ये जो है बाबर की विजय किस वंश का पतन करने में सहायक सिद्ध हुआ। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, और ये बाबर ने इब्राहिम लोदी अर्थात लोदी वंश के अंतिम शासक को पराजित किया, और युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत कहिए या फिर लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अगला सवाल, किस सुल्तान ने आत्मकथा लिखी है। तो ऐसा करने वाले सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। अगले सवाल देखा जाए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो इन्होंने जो रेलवे लाइन भारत में बिछाई थी इसका मुख्य उद्देश्य रहा था कि खानों को बंदरगाहों से जोड़ने का काम किया था, इसलिए ये डाला गया था। अगला सवाल देखा जाए, कहता विलियम बेंटिंग ने किसके कहने पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये जो है राजा राम मोहन राय के कहने पर अर्थात इसी के निर्देशन पर जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को घोषित किया था, यानी कि सती प्रथा को समाप्त किया था। और 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन के सहयोग से दास प्रथा को समाप्त किया, ये ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अगला सवाल देखा जाए, 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। तो 1906 ईस्वी में इसने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन में। अगला सवाल देखा जाए, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसका आयोजन गांव में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 जो कि गांव में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन और छोड़ो प्रस्ताव अर्थात बांटो और छोड़ो प्रस्ताव को जो है पारित किया था। तो ये प्रस्ताव हुआ था कराची अधिवेशन जो कि दिसंबर 1943 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में जो है आया था। तो यह था भूला भाई देसाई। अगले सवाल को देखें, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो ये फरवरी 1946 में हुआ था नाविक विद्रोह, यानी कि नौसेना विद्रोह। तो ये हुआ था बम्बई में। अगला सवाल देखें, पूना पैक्ट जो है किसका लक्ष्य था। तो पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था,
और ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो ये जब कम्युनल अवार्ड जो 1932 में वितरित किया गया था सांप्रदायिक आधार, अर्थात ये निचले वर्ग के लिए निम्न जातियों के लिए, तो उसी के लिए जो है अछूतों के लिए, उसी के लिए जो है 71 सीट से बढ़ाकर 147 कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये इसी से संबंधित रहा था, निचली जातियों के लिए जो है अतिरिक्त सीट देने के लिए। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प किसी में मौजूद नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की, तो ये आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन रहा था, यानी कि किसी ने भी इसका नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है चालू हुआ अर्थात किया गया था, तो इस समय कांग्रेस के या फिर विभिन्न नेताओं को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए ये किसी के नेतृत्व में नहीं रहा था। केवल जयप्रकाश नारायण जब बाद में हजारीबाग जेल से भागा तो उसका थोड़ा सा नेतृत्व किया, लेकिन ये नेतृत्व विहीन रहा था, इसी कारण से असफल रहा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी रोस्तम कामा को कहा जाता है। अगला सवाल देखें। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। चूँकि 1924 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, और ये करने वाले सचिंद्र सन्याल थे, और इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के माध्यम से नेतृत्व में चलाया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति की जनक कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिव वर्मा थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इसके अंतर्गत नहीं रहे थे। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे अब्बास तैयब जी। तो अब्बास तैयब जी थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये सिंगापुर में स्थापित किया था। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। अभिनव भारत का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसका पूर्व नाम था मित्र मेला। तो मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। अगला सवाल। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो पुनः वही सवाल आ गया, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने जो है लिखा था। अगले सवाल को देखें। गांधी जी की यात्रा से संबंधित डांडी किस जिले में है? तो गुजरात के किस जिले में जो है डांडी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के विरुद्ध में जो है अर्थात 12 मार्च 1930 को नमक कानून के विरुद्ध में डांडी मार्च प्रारंभ किया था साबरमती अहमदाबाद से, और 24 दिनों के चलने के बाद जो है अपने 79 समर्थकों के साथ चलने के बाद 322 किलोमीटर तो ये पहुंचा था डांडी। तो वहां पर जाकर इसने 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून को तोड़ा था, अर्थात स्वगया आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये जो है नवसारी जिला में है गुजरात के, यानी कि डांडी नवसारी जिला में है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो ये मांडले जेल जो कि बर्मा में है। अगला सवाल। 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर भी थे। अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1929 ईस्वी में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायादारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया। अगले प्रश्नों को देखें।
बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो ये जो है नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था, ऐसा किया गया था नमक कानून, ये जो है चौकीदारी टैक्स न देने का निर्णय। अगला सवाल कहता है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो स्वराज दल का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय भी है और ऑप्शन को देखा जाए तो राजनीतिक न्याय भी है और फिर आर्थिक न्याय भी है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो विधान परिषद की समाप्ति या फिर सृजन का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में, जबकि विधानसभा की संरचना 170 में और विधान परिषद की संरचना 171 में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1856 में यह पास हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखा जाए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो नागरिकता के बारे में भारत में कौन सा विशेषता सही है कि संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता की प्रावधान है, यही सत्य है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, और ये संविधान की अतिक्रमण होने की स्थिति में ही महाभियोग की प्रक्रिया उस पर कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कौन सा? लद्दाख हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ये जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जो है आधारित है। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुआ और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। GV राव समिति 1985 में गठित हुआ था और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुआ था और इन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। अगला सवाल देखा जाए, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन सा सक्षम है? तो ये जो है इससे संबंधित निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है, तो ये राज्यपाल इसके लिए सक्षम है। अगला सवाल देखें, कहता है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने बार वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? तो वित्त आयोग का गठन अभी तक में 15 बार हो चुका है, क्योंकि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह हैं और 14वां के वाई रेड्डी थे, इसलिए 15 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखा जाए, भारत में विभिन्न युगों में मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति कितनी अवस्थाओं में हुई है? तो ये 4 अवस्थाओं में हुई है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस या फिर तिब्बत हिमालय का अंग नहीं है? तो तिब्बत हिमालय का अंग में देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, जबकि हिमाद्री इसके अंतर्गत नहीं है। अगले सवाल को देखें, सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो सिंधु जल समझौता की बात करें तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 ईस्वी में, और इसमें निर्णय किया गया कि 3 पानियों की नदियों की पानी जो है 80% यूज करेगा कौन? पाकिस्तान, और उसका 20% भारत, और शेष उधर जो 3 नदियों बचा था उसका 80% भारत और 20% पाकिस्तान। तो इसलिए ये जो है पाकिस्तान के जो 80% पानी यूज करने के लिए दिया गया था, तो वो चिनाब था, झेलम था, उसके बाद सिंधु था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मानसून का विवर्तन से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसून विवर्तन से सर्वाधिक वर्षा तो ये होती है तमिलनाडु में, क्योंकि जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है लौटते मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के किस खनिज क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल उत्तर पूर्व प्राद्वीपीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हवाई द्वीप में, अर्थात हवाई का है। अगले सवाल को देखें,
कहता है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो बात करें सबसे छोटे महाद्वीप का तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा। देखा जाए तो सबसे बड़े में जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं। तो ये सब जो है कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन, अर्थात ये जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। अगले सवाल को देखें, निम्न में से किस देश में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये आपको पता है ये देश जो है चाइना है। अगले प्रश्न को देखें, टीन मिलता है तो टीन जो है में प्राप्त होता है टीन, तो ये फेल्सपर निक्षेपों से प्राप्त होता है, प्लेसर निक्षेपों से। अगले सवाल को देखें, बंगाल में रेल कोच फैक्ट्री, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ का केंद्र कहाँ पर है। तो बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र मोकामा में स्थित है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं तो ये हैं बख्तियारपुर, पटना और आरा। अगले सवाल को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो मगर भारत की कुल जनसंख्या का जो है देखा जाए तो 8.6% जनसंख्या बिहार में है, और इस प्रकार से बिहार का जनसंख्या 10, 40, 99, 452 है। अगले प्रश्नों को देखें, जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किन नदी पर है। तो जयप्रकाश सेतु जो है ये गंगा नदी पर बनाया गया है। तो गंगा नदी पर पटना को सोनपुर से जोड़ता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि गंगा किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले सवाल को देखें, इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार, झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य की भागीदारी है। तो इसमें जो है बिहार है, झारखंड है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भी भागीदार है इंद्रपुरी जलाशय में। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यही है कि भारत के विभिन्न सेक्टरों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी तीनों क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न आयों के योग से है। अगले सवाल को देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। इस प्रकार से आपको सूची प्राप्त है। कहा जा रहा है कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा हो जाएगा, राजस्व घाटा का जो है आपका इस प्रकार से हो जाएगा कि यह कुल राजस्व प्राप्तियाँ माइनस कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व प्राप्तियाँ माइनस कुल राजस्व व्यय, तो ये हो जाएगा राजस्व घाटा। फिर अगले ऑप्शन को देखें तो बजट घाटा किसे कहेंगे। तो बजट घाटा हो जाएगा आपका कि कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, कुल राजस्व माइनस कुल व्यय हो जाएगा बजट घाटा। फिर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा क्या होगा। तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा बजटीय घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयताएँ। तो बजटीय घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयताएँ हो जाएगा राजकोषीय घाटा। उसके बाद देखा जाए प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव होता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव यही होगा कि यह अस्फीतिक यदि साथ ही साथ प्रभावी प्रतिरोधात्मक उपाय न किए जाएं, तो यही हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव। अगला सवाल देखा जाए, बजट वर्ष 2021-22 का बजट जो है 6 स्तंभों पर आधारित था। तो 6 स्तंभों में इनमें से कौन सा स्तंभ जो है इसके अंतर्गत नहीं था। तो गरीबी उन्मूलन इसके अंतर्गत नहीं था, जबकि स्वास्थ्य एवं कल्याण था, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना था, और आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 28 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषित योजना ऋण गारंटी योजना की राशि कितनी रही थी। तो ऋण गारंटी योजना की राशि 1.1 लाख करोड़ रुपये की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत किया गया कुल बजट अनुमान कितना है। तो वो बजट अनुमान है 34,83,236 करोड़ रुपया, 34,83,236 करोड़ रुपया। अगले प्रश्नों को देखें, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का कर प्राप्ति स्रोत सर्वाधिक है।
कर प्राप्ति सर्वाधिक रहा था, तो ये क्षेत्र जो है हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जैसे कि आप कह सकते हैं जीएसटी। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? तो कुल मिला के 11 हो गए हैं महारत्न कंपनी। अगला सवाल देखा जाए, सर्वाधिक एफडीआई वाले राज्य कौन सा है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य में आरंभ नहीं किया गया? तो गरीब कल्याण योजना जो है किस राज्य में आरंभ नहीं किया गया? तो ये उत्तराखंड में आरंभ नहीं किया गया, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किया गया। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा कितना था? तो यह हिस्सा 18.7% रहा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया तो वह है 163.80 लाख टन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, बिहार में कुल कितना राष्ट्रीय उच्च पथ हैं? तो कुल मिला के 58 राष्ट्रीय उच्च पथ हैं बिहार में। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत जो है गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या वर्ष 2019-20 में कितनी थी? तो ये 4542 था। अगले सवाल को देखा जाए, वर्ष 2016 में कुल प्रजनन दर बिहार में कितनी थी? तो ये थी 3.3%। अगला सवाल देखें, कहता है 60 डिग्री सी पर फ़ारेनहाइट का पैमाना प्रमाण क्या होगा? तो जैसे आपको पता है कि C/5 = F-32/9 होता है। अब इन्हीं फॉर्मूला पर बैठाइए, यहाँ पर 60 दिया हुआ है, बटे 5 कीजिए, 60/5 और यहाँ पर F-32 हो गया बटे 9। अब यहाँ से कटेगा 12 बार में, 12×9 से 100 कितना हो गया 8, और प्लस कितना जोड़ना है? F बराबर इधर हो जाएगा प्लस में 32, तो F32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री सी। तो 140 डिग्री सी किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। अगले प्रश्नों को देखा जाए, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, ऐसा क्यों? तो पानी से भरी डॉट लगी बोतल जो है जमने पर टूट जाता है, ऐसा इसलिए कि पानी जमने पर जो है आयतन इसका बढ़ जाता है, इसलिए टूट जाता है बोतल, शीशा। और सिकोड़ जब फैलता है, यानी कि पानी जब पिघलता है तो सिकोड़ता है। अगला सवाल देखें, कहता है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंगे हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक देखा जाए तो ठोस, द्रव और फिर गैस में होगा। तो ठोस आपको दिए गए ऑप्शन में धातु है। अगला सवाल देखें, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है तो वह है चांदी। इसके बाद देखा जाए तो तांबा है, इसके बाद फिर एल्युमिनियम है। फिर अगला सवाल देखें, कहता है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? तो प्रकाश वोल्टीय सेल ये सौर सेल होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि जो है वेग, संवेग, आवेग ये सब हैं, बल हैं, जबकि दाब, ताप, कार्य, ऊर्जा ये सब जो है अदिश राशि है। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। अगले प्रश्नों को देखें, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो वातानुकूलन जो है कमरे में लगा हुआ नियंत्रित करता है तापमान और आर्द्रता को, केवल तापमान और आर्द्रता को। अगला सवाल, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का जो है टीवी रिमोट नियंत्रण द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट नियंत्रण के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसमें आप जो है अवरक्त किरणें का प्रयोग कर सकते हैं, अवरक्त किरण, या फिर बहुत में जो है रेडियो तरंगों का भी यूज होता है, अवरक्त का भी और रेडियो तरंग का भी। तो ऑप्शन आपको रेडियो तरंग दिया हुआ है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो है तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखें, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं वे कौन कौन सा गैस हैं? तो मीथेन जो है बृहस्पति के भी वायुमंडल में होते हैं और मंगल के भी वायुमंडल में, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक नहीं है देखा जाए तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट।
बाकी यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में किया जाता है, जबकि सोडियम सल्फेट का नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी नहीं है? तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो जैसे दूध है, आइसक्रीम है, खून है, शहद जो है नहीं है। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है कार के इंजन में नॉनकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो उसको अपस्फोटन कहिए फिर या फिर नॉनकिंग से बचने के लिए कहिए। तो इसमें TEL का प्रयोग किया जाता है, टेट्रा लेड एथिल का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेड टेट्रा एथिल। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल का तेल है? तो TNG को जो है नोबेल का तेल कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर, इमली और केला में जो है पाया जाता है वो कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और फिर नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहते हैं? तो वुड स्पिरिट कहते हैं मेथाइल एल्कोहल यानी कि मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता देता है? तो फल पकाने में सहायता देता है यह है इथेफॉन, इथेफॉन। अगला सवाल देखें, कहता है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार में जो है आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन का ये जो है प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। हालांकि सोडियम क्लोराइड भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगले सवाल को देखें, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो जैसे खाद्य पदार्थ को जो है ये परिवहन करता है, यानी कि आहार का वहन करता है फ्लोएम, और जाइलम जल का वहन करता है। अगले सवाल को देखें, शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, इसका कार्य है WBC का, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता स्तनधारियों में श्वसन किस प्रकार से होता है? तो स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस यानी कि फेफड़ा के द्वारा। अगले सवाल को देखें, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद रहता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से पचने वाला तो यह है स्टार्च, जो कि मुख में डालने के बाद जो है एमाइलेज के द्वारा पचाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो यह है धान की फसलें। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र जो है छिपकली में नहीं होते हैं, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। अगले सवाल को देखें, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देश में आरंभ हुआ? तो सबसे प्राचीन खेलों की बात करें ओलंपिक तो 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये यूनान शहर में हुआ था, एथेंस यूनान में ही। और आधुनिक ओलंपिक भी 1896 में चला था, ये भी एथेंस यूनान में ही हुआ था। अगले सवाल को देखें, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो INS चक्र है। अगला सवाल देखें, किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट? तो सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो है मेरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। तो चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जबकि सबसे लंबा समुद्री तट पूछा जाएगा किस राज्य का है, तो राज्य का अगर रहेगा तो हो जाएगा गुजरात का है, 1663 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा समुद्री तट वाला गोवा। अगला सवाल को देखें, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप उमानंदा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
और सबसे छोटा नदी द्वीप जो भी है भारत का या फिर विश्व का, तो यह है उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप रहेगा तो उमानंदा, और ये भी असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला सवाल देखें, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? तो एसटी की जनसंख्या अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। अब फिर उसके बाद अगर देखा जाए प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हो जाएगा मिजोरम। अगले सवाल को देखें, स्टार्स परियोजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। अगले सवाल को देखें, किस राज्य सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत किया? तो यह था मध्य प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव गुजरात राज्य से लॉन्च किया गया था। अगले सवाल को देखें, कहता है प्रबुद्ध भारत मासिक जर्नल किससे संबंधित है? तो प्रबुद्ध भारत मासिक जर्नल ये संबंधित है रामकृष्ण मिशन से, जो कि रामकृष्ण मिशन यानी कि विवेकानंद से संबंधित है। अगले सवाल को देखें, कहता है मैत्री सेतु भारत और किस देश के बीच है? तो मैत्री सेतु भारत और किस देश के बीच है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के बीच। अगले प्रश्नों को देखें, लेबर अरुण जल विद्युत परियोजना ये कहता है किस देश में है? तो लेबर अरुण जल विद्युत परियोजना यह है नेपाल में। अगले सवाल को देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में कौन सी कंपनी शामिल हुई? तो यह है विप्रो कंपनी। अगले सवाल को देखें, कहता है मरणासन स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोपीय देश, चौथा यूरोपीय देश वो हो जाएगा स्पेन। अगले सवाल को देखें, कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, अर्थात ये प्रतिबंध लगाने वाला देश हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल देखें, वो कहता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में। अगला सवाल को देखें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी हुआ था, तो उसमें भारत का रैंक 40वां रहा था और प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। अगले सवाल को देखें, जनवरी 2021 में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्रम जो है 46वां है, और देखा जाए तो कमला हैरिस का क्रम जो उपराष्ट्रपति हैं 49वां है। अगला सवाल, 3 से 7 जनवरी 2022 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, तो ये पुणे में हुआ था। तो पुणे आंसर जो है ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए नए कोरोना वायरस के संस्करण जी की B.1.617.2 को नाम दिया गया था, तो नाम दिया गया था डेल्टा। अगले सवाल को देखें, सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत, तो भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो है कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश, तो कोविड-19 के टीका जो है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत प्राप्त करने वाला वो पहला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा भूटान। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के जो है अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया, तो ये व्यक्ति हैं आशीष चंदोरकर। अगले प्रश्नों को देखें, पद्मश्री से सम्मानित शशिकला का निधन हो गया और उसका क्षेत्र जो है अभिनय से संबंधित रहा, फिल्मों से। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2021 हेतु संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, जो कि भारत के वर्तमान में केग हैं। अगले सवाल को देखें, BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किस भूतपूर्व खिलाड़ी को दिया गया? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2021 में प्रदत्त ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो 2021 में ऑस्कर पुरस्कार यानी कि 93 ऑस्कर पुरस्कार ये मिला था नोमैडलैंड को। अगले सवाल को देखें, 600 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र
किस नदी पर होगा? तो ये तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र होगा नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में अपने सशस्त्र बलों के साथ पहली बार शामिल होने वाला देश, तो यह है बांग्लादेश, जो कि गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार शामिल हुआ था 2021 में। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले सवाल को देखें। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जयंती कौन सी हो जाएगी? 125वां जयंती हो जाएगी, और इसीलिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और इसका जन्म 1897 में हुआ था कटक में। अगले प्रश्नों को देखें। अमेरिका ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता, तो यह है डेनियल मेडवेडेव। और बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों के तीनों 2021 में नोवाक जोकोविच के नाम रहा। अगले सवाल को देखें। समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो यह है लॉन टेनिस से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लॉन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन 2021 का एकल का खिताब जीत लिया, और ये खिताब उसने जीता तो कुल मिला के उसने 20 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है जीत कर किसके बराबरी की रिकॉर्ड की? तो ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत कर जो है राफेल नडाल और फिर रोजर फेडरर की जो बराबरी किया था, तो ये दोनों का बराबरी कर लिया, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बिहार से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी रही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिला के सुखेत मॉडल को देश के प्रत्येक गांव को अपनाने के लिए कहा? तो बिहार का वो ज़िला है और जहाँ पर सुखेत मॉडल अपनाया गया, तो इस मॉडल को जो कहता है देश के लिए यानी अपनाने जाने के लिए कहा गया, तो ये सुखेत यानी कि ये जो है मधुबनी जिला की बात हो रही है। आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति हैं जो कि सम्मानित किया गया, तो ये हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। तो ये आनंद कुमार को दिया गया, तो आंसर इसलिए हो जाएगा ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस राज्य में महिला कमांडो की टीम तैयार किया गया? तो महिला कमांडो की टीम तैयार किया गया, और ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य तो ये हो गया बिहार। तो बिहार हो गया महिला जो है कमांडो को तैयार करने वाला टीम है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार ऑप्शन में मौजूद नहीं है।